कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज तक जीएसटी समझ में नहीं आया कि जीएसटी होता क्या है और जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो जीएसटी के चारों टाइप्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, क्या होता है, जीएसटी की स्लैब कितने होते हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में जीएसटी के विषय में ए टू जेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और ये इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको एक ही बार देखने में इस वीडियो को पूर्ण ए टू जेड जानकारी जीएसटी के विषय में हो जाएगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको मिल जाएगा कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी के जो चारों टाइप्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये क्या होते हैं, जीएसटी की स्लैब कितने होते हैं, ये सभी जानकारी यानी कि ए टू जेड जीएसटी की जो भी जानकारी है ए टू जेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सामान की खरीद बिक्री पे हमें देना होता है। सबसे पहले कहते हैं ना कि वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स, लेकिन यह आधा अधूरा सत्य है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि टैक्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का जो एकमात्र सोर्स होता है, यानी मेन सोर्स होता है वो इनकम का, वो टैक्स होता है। अब समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो देखिए, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हमें खुद देना होता है, यानी कि इंसान को देना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि सामान की खरीद बिक्री पे हमें देना होता है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स को विधिवत रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेज में आते हैं सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट, जिसमें कि वैट सबसे ज़्यादा फेमस था। इस तरह के टोटल 17 टैक्सेस थे। इसके टोटल 17 टैक्सेस थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते थे, लेकिन इन सभी को हटा के एक मात्र टैक्स लाया गया जो कि जीएसटी हुआ। तो इसलिए आपका हो गया कि वन नेशन वन टैक्स। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ये सभी टैक्सेस यानी इन कुल 17 टैक्सों को मिलाकर हमारा एकमात्र टैक्स लाया गया है जिसका हम नाम देते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारा हुआ ना कि वन नेशन। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी तो कहता है कि वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो आधा अधूरा सत्य है। क्योंकि दोस्तों, आप ये समझिए कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी हम लोगों ने समझा कि इनडायरेक्ट टैक्सेज में कुल 17 टैक्सेज आते थे जिनको हटा के एक टैक्स लाया गया जो कि हमारा जीएसटी है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब है टैक्स तो हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कुल इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर ना जीएसटी लाया गया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के 17 टैक्स को हटा के इनडायरेक्ट टैक्स में जो 17 टैक्स आते थे इन सभी को हटा के हमारा एक समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स में आता है, इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, यानी कि इस तरह के जो टैक्सेस आते हैं वो पहले भी वही थे जीएसटी के आने से और आज भी वही है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स तो आज के डेट में भी वही के वही है, तो हमारा चेंज कहाँ हुआ है। तो लेकिन ओवरऑल सही है जीएसटी, यानी कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो 17 कुल टैक्स होते थे उन सबको हटा के एक टैक्स कर दिया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स। तो ये चीज़ हम समझ गए कि जीएसटी क्या होता है। अब बात आती है कि आखिरकार ये जीएसटी देना तो देना किसको है, का मतलब है कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको जीएसटी देना है। मैं बताता हूँ, ये जीएसटी मात्र 3 लोगों को ही देना है। वो कौन कौन से 3 लोग हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनका सालाना का टर्न ओवर, यानी 1 साल का टर्न ओवर कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक का है,
उनको जीएसटी देना है। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का माल खरीदा और 20 लाख रुपए के इस माल को बेचा 21 लाख रुपए में, यानी कहने का मतलब है कि 20 लाख रुपए का सामान खरीदा तो 20 लाख रुपए का ही बेचेंगे, लेकिन बेचा आपने 21 लाख रुपए में। तो कुल आपका यहाँ पे 20 लाख रुपए से या उससे अधिक का आपका सेल हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपका कुल टर्न ओवर 20 लाख रुपए से अधिक का हुआ। यहाँ कोई ये नहीं है कि आपका टोटल 20 लाख रुपए का प्रॉफिट का मतलब है कि आपका कुल टर्न ओवरऑल टर्न ओवर 20 लाख रुपए या उससे अधिक क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी देना ही देना है। तो पहला केस हम समझ गए कि जिन व्यक्ति का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे अधिक का है उनको जीएसटी देना ही देना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब बात आती है दूसरा कि वो दूसरा कौन सा व्यक्ति है जिसको जीएसटी देना है। तो समझिए, पहला तो समझ गए हम। अब दूसरा होता है कि वह व्यक्ति जो कि अपना बिजनेस इंटर स्टेट में करता है। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति बिहार का है, वह अपना बिजनेस यूपी में, मीन्स कहने का मतलब है कि वह 1 रुपये या उससे अधिक का बिजनेस बिहार से यूपी में करता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में करता है। सपोज कीजिए कि बिहार में कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी बिक्री यूपी में या किसी अन्य राज्य में, मीन्स कहने का मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उसकी खरीद बिक्री हुई, यानी बिजनेस एक राज्य में होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ, तो आपको जीएसटी देना ही देना है। यहाँ पे भी 20 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया आपको भूल जाना है। यहाँ पे आप 1 रुपये का करिए या 1 लाख का करिए या 1 करोड़ का कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी देना ही देना है। तो हम लोग 2 केस समझ गए कि ये कौन से दो व्यक्ति हैं जिनको देना है। अब बात आती है तीसरे व्यक्ति की। वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसको जीएसटी, अभी तक हम लोगों ने समझा कि वो कौन से 2 लोग हैं जिनको देना है। अब बात आती है आखिरी की, यानी तीसरा व्यक्ति वह कौन है जिसको कि जीएसटी देना है। तो देखिए, तीसरा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो व्यक्ति ऑनलाइन मार्केटिंग या ई-कॉमर्स का काम करता है, यानी आज के डेट में ये बहुत फेमस चीज़ है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज के डेट में आसानी हो गई है लोगों को कि घर बैठे जोमेटो या फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ऑनलाइन साइट्स से अपनी आवश्यकता की चीज़ों को मंगाते हैं। यानी कहने का मतलब है खाने वाली चीज़ें जो कुछ भी हैं, ये सब चीज़ें जोमेटो से मंगा ली है आपने। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जोमेटो से आप 10 रुपये का चीज़ मंगाएं या 20 रुपये का सामान मंगाएं या 100 रुपये का मंगाएं या 1000 का मंगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उस पर जीएसटी देना ही देना है। ये चीज़ हम समझ गए कि तीसरा केस कौन सा केस होता है। तो हम लोगों ने तीनों केस को लाइन बाय लाइन समझा कि पहला वह व्यक्ति जो जिसका कि सालाना टर्न ओवर 20 लाख रुपये या उससे अधिक का है तो उसको जीएसटी देना ही देना है। दूसरा हम समझे कि वह व्यक्ति जो कि अपना बिजनेस इंटर स्टेट में करता है, यानी कहने का मतलब है एक राज्य या उससे अधिक एक राज्य से दूसरे राज्य में करता है तो उसको जीएसटी देना ही देना है। और तीसरा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग या ई-कॉमर्स मीन्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब जैसे साइट्स इस टाइप का बिजनेस करता है तो उसको जीएसटी देना ही देना है। अब एक स्पेशल केस होता है, जैसे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र के राज्य, जहाँ पर 20 लाख रुपए का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, यानी बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे इस क्राइटेरिया को 20 लाख न करके वहाँ पे इस क्राइटेरिया को 10 लाख रुपये रखा गया है। जो ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए, यानी कि ये स्पेशल क्राइटेरिया है, लेकिन ये जो तीनों केसेस थे वो ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए है। तो हम लोगों ने जीएसटी क्या होता है और जीएसटी किनको देना है ये चीज़ अभी तक समझ लिया। अब हम आगे समझेंगे कि जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी जीएसटी 4 प्रकार का होता है। पहला सीजीएसटी, दूसरा नंबर एसजीएसटी, तीसरा नंबर यूटीजीएसटी और चौथा नंबर आपका होता है आईजीएसटी। अब इन चारों जीएसटी के चारों प्रकार को एक एक करके हम समझेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपका क्लियर हो सके डाउट कि क्या। मैंने आपको बताया कि जीएसटी की ये कौन कौन से चारों नाम होते हैं, जीएसटी के टाइप्स के कौन कौन से ये 4 टाइप्स आपको बताता हूँ। जीएसटी जब हमारा लॉन्च हुआ तो 1 जुलाई 2017 को, तो जीएसटी पे इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया ये चीज़ हम समझें। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए लोगों को क्या गलतफहमी हो गई। लोग ये समझ बैठे कि हमको ये चारों जीएसटी, यानी कहने का मतलब है
CGST, SGST, UTGST और IGST यानी चारों के चारों में हमें टैक्स देना है। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी सामान पे 18% GST लगता है, तो कहने का मतलब है वो ये समझ बैठे कि हमें चारों यानी 18 करके हमें 72% GST देना है। इसलिए लोगों के मन में यह गलतफहमी बैठ गई और लोग बवाल करने लगे। लेकिन देखिए होता क्या है, यदि आप सेम स्टेट में करते हैं तो आपको दो ही टैक्स देना होता है, जो कि CGST और SGST है। या अगर आप UTGST है, कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी में यानी राज्य नहीं, हमें ये 4 नहीं, हमें 2 ही देना है। समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए यूपी में कोई सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं और यूपी में ही उसका सेलिंग करते हैं, तो आपको 2 तरह के टैक्स देने हैं। पहला CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, एंड दूसरा SGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो ये आपको देना है। तो लोग फिर समझ गए। अब लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन हो गया कि हमें दोनों टैक्स, यानी कहने का मतलब है कि अभी भी उनको 2 टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ कन्फ्यूजन क्या हुई, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे 18% आपको GST देना है। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हुआ कि 18% करके मीन्स 18 करके हमें चारों यानी कहने का मतलब 72% हमको GST देना है। तो लोग ये जब कन्फ्यूजन तो हुआ कि हमें 4 टैक्स नहीं 2 टैक्स देना है, तो अब लोगों के मन में ये हो गया कि हमें 18% CGST और 18% SGST यानी 36% टैक्स अभी देने हैं। वो भी एक ज़्यादा टैक्स हो गया। फिर गवर्नमेंट ने इसको समझाने की धीरे धीरे कोशिश की कि नहीं। फिर जैसे जैसे लोगों को पता चला कि नहीं, इस 18% में ही 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 50% स्टेट गवर्नमेंट का है। यानी कहने का मतलब है कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। और धीरे धीरे ये बवाल ख़त्म हो गया और GST सकुशल लागू हो गया और सभी लोग इसका लाभ लेने लगे। अब मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको GST के चारों टाइप समझा देता हूँ, जिससे आपका और डाउट्स जो बचा है वो सारा डाउट्स ख़त्म हो जाए। अब देखिए, सबसे पहला केस आपका आता है CGST और SGST। यानी सपोज कीजिए आप यूपी में रहने वाले हैं, तो आप कोई बिजनेस करते हैं यूपी में, यानी कोई सामान का मैन्युफैक्चर करते हैं यूपी में और उसका कंज्यूमर मीन्स कहने का मतलब उसको उपभोक्ता यानी उस चीज़ का बिक्री भी यूपी में ही करते हैं। कहने का मतलब है सेम स्टेट में आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको 2 तरह के टैक्सेस देने होंगे। पहला टैक्स होगा CGST और दूसरा टैक्स होगा आपका SGST। कहने का मतलब है यदि आपको किसी सामान पे 12% का GST देना है, यदि आप सेम स्टेट में अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको यदि 12% देना है तो उसका 50% यानी 6% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 6% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो पहला केस आप समझ गए कि सेम स्टेट यदि आप करते हैं तो आपको 2 तरह के टैक्स देने होंगे, जो कि हैं CGST और SGST। CGST और SGST के केसेस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि सेम स्टेट में ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा देना है और स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना है। लेकिन जब बात आती है इंटर स्टेट, कहने का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन 2 राज्यों के बीच में होने लगा। सपोज कीजिए कोई सामान राजस्थान में मैन्युफैक्चर होता है और उसका बिक्री यानी कहने का मतलब है उसका बिक्री यानी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट यूपी है, यानी उसके CGST देने में तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब बात आती है SGST देने को, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या ये आने लगी कि राजस्थान सरकार को SGST दिया जाए या यूपी गवर्नमेंट को दिया जाए। अब यहाँ पे ये समस्या आने लगी और दोनों राज्यों के बीच में मतभेद होने लगा। तो इन सभी समस्याओं को हटाने के लिए एक टैक्स किया गया है, जो कि IGST यानी कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट पे 18% GST लगता है, तो गवर्नमेंट का कहना ये हुआ कि आप IGST के रूप में 18% हमको दे दीजिए, यानी राजस्थान सरकार 18% IGST दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती थी कि 9% यानी कि 50% अपने पैकेट में रख ली और बाकी का जो 50% यानी कि 9% बचा इस 18% का, उसको ये देखती थी कि उसके कंज्यूमर कहाँ है, यानी उस प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, गंतव्य स्थान कहाँ है उस गवर्नमेंट को। तो उसका गंतव्य स्थान यानी उसके कंज्यूमर यूपी के थे, तो यूपी गवर्नमेंट को ये 9%। अब SGST कौन ले गया,
यूपी सरकार। अब यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान सरकार टुकुर टुकुर देखने लगी, यानी कहने का मतलब है कि नाक सिकोड़ने लगी कि ये क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए दोनों राज्य को मुनाफा हुआ। कहने का मतलब फ़ायदा दोनों राज्यों को हुआ। पहला फ़ायदा ये राजस्थान सरकार को हुआ कि वहाँ के लोगों को उनका रोजगार मिल गया, और दूसरा फ़ायदा यूपी गवर्नमेंट को ये हुआ कि यहाँ के लोगों को उपभोग करने का मिला, यानी कहने का मतलब उस प्रोडक्ट का उपभोग करने को मिला, और यहाँ के सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट को उसका टैक्स यानी SGST मिल गया। तो दोनों राज्य के सरकारों को फ़ायदा हुआ। पुराने वाला तरीका समझिए। देखिए सपोज कीजिए कि राजस्थान सरकार कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, तो राजस्थान सरकार क्या करती थी कि उस पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, यानी कहने का मतलब है कि अपना एक टैक्स लेती थी, जिसका जगह आज के डेट में CGST ले लिया है। अब देखिए अब ये होता क्या था कि हर राज्य अपने अपने मन से टैक्स लगाते थे। समझने की कोशिश की दोस्तों, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट 12% टैक्स लेती थी, यानी सब 12% सर्विस टैक्स लेती थी, तो वहीं बिहार सरकार 14% सर्विस टैक्स लेती थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस सामान पर 12% यूपी गवर्नमेंट लेती है, उस जगह पे 14% बिहार सरकार लेगी, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में वह सामान यूपी की अपेक्षा महंगा होगा। तो बहुत से लोग क्या करते थे कि यूपी से सटे हुए जो ज़िले के लोग थे, वो बिहार से यूपी में सामान को खरीदने आ जाते थे, ताकि यहाँ पे सस्ता मिल जाता था। आज भी आप देखे होंगे कि पेट्रोल भराने लोग बिहार से यूपी आ जाते हैं, क्योंकि यूपी में बिहार की अपेक्षा आज भी पेट्रोल सस्ता है। वो क्यों है? क्योंकि आज भी पेट्रोल GST से बाहर रखा गया है। इस वजह से पेट्रोल हर राज्य में अलग अलग रेट पे आपको कि यूपी में पेट्रोल कुछ सस्ता होगा और बिहार में कुछ पेट्रोल महंगा है। अब देखिए कि हुआ क्या कि इसमें गुजरात सरकार बहुत तेज़ बनी। कहने का मतलब है गुजरात सरकार के पास पैसा था। गुजरात सरकार ने क्या किया कि अपना सर्विस टैक्स मीन्स अपना जो टैक्स है वो कम कर दिया। अब क्या हुआ कि सारी की सारी जो कंपनियां थी वो गुजरात की तरफ से शिफ्ट हो गई। अब हुआ ये कि गुजरात में मैन्युफैक्चर होने लगा और पूरे राज्य में बिकने लगा, मीन्स उस चीज़ की बिक्री होने लगी। अब ये हुआ कि सारे राज्य के लोग मुँह देखने लगे और गुजरात सरकार फ़ायदा कमाने लगी और उसका विकास होने लगा। अब GST के आने से फ़ायदा ये हुआ कि अब चाहे आप गुजरात में प्रोडक्शन कीजिए, चाहे यूपी में कीजिए, चाहे दिल्ली में कीजिए, चाहे असम में कीजिए, भारत के किसी भी कोने में अपना बिजनेस कीजिए, आपको सेम प्रोडक्ट के लिए सेम टैक्स देना है। अब देखिए ये हुआ कि अब IGST जब आया तो अब गुजरात सरकार मीन्स प्रोडक्शन कर रही है और यूपी में बेच रही है, तो उसका जो SGST मिलता था अब वहाँ उसको ना मिल के अब यूपी गवर्नमेंट को मिलने लगा। तो अब कंपनियों को गुजरात में जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कंपनियां ये सोचने लगी कि मुझे गुजरात जाने से क्या फ़ायदा, अब जब हर पूरे राज्य में हर जगह एक ही जैसा टैक्स है तो हमें गुजरात जाने की क्या ज़रूरत है। उसने अब क्या करना शुरू कर दिया कि छोटा सा मीन्स करने का मतलब है छोटा फैक्ट्री गुजरात साइड में रख दिया, ताकि गुजरात के साइड के जो भी चीज़ें थी, जो भी आसपास की जगह थी वो कवर कर लिया। अब आसाम के लिए अगर आसाम में किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो अब आसाम के साइड में कर देगी उस राज्य में, मीन्स जगह जगह पे अपना कंपनी। और घाटा ये हो जाता था इंडिया को कि जैसे विदेशी कंपनियाँ सपोज जैसे कि जापान की कोई कंपनी है, कार की कंपनी है, तो वो अगर अपना फैक्ट्री अगर दिल्ली में सेटअप करती है तो वहाँ पे उसको सपोज कीजिए 12% टैक्स देना पड़ता था। तो वहीं अगर यूपी में करती है तो उसको 14% देना पड़ता था। वही अपना वो बिहार में करती थी तो उसको 15%। मीन्स कहने का मतलब है कि एक ही देश में 28 राज्य हैं। अब सपोज कीजिए 28 राज्य में 28 जगह का मतलब है कंपनी को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था। एक ही प्रोडक्ट को एक ही देश में हम बेचते हैं अलग अलग जगहों पे, तो उसमें कई जगह अलग अलग। मीन्स कहने का मतलब है कि दिल्ली में टैक्स कम है तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यूपी में बिहार में टैक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे कम फ़ायदा होगा। तो कंपनियाँ यहाँ पे भारत में आने से कतराती थी और अन्य देश में अपना कंपनियाँ प्लाट कर देती थी। लेकिन GST के आने से फ़ायदा ये हुआ कि अब पूरे भारत में यानी कहीं भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक ही टैक्स देना होगा। तो इससे अब कंपनियां यानी कहने का मतलब है विदेशी कंपनी आने में रुचि रख रही हैं, और आने वाले 20-30 सालों में आप देखेंगे कि सभी राज्य लगभग एक समान हो जाएंगे और सभी राज्यों का एक समान विकास हो जाएगा। लेकिन GST न आने के पहले
गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो कि पहले से जिनके पास पैसा था वो ज़्यादा विकास कर गए, और यूपी बिहार जैसे जो राज्य थे इनका विकास रुक गया था। अब लेकिन जीएसटी के आने से अब हर जगह, यानी कहने का मतलब पूरे भारत में एक ही टैक्स देना है। अब कोई मतलब नहीं है कि आप गुजरात में कर रहे हैं या मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या दिल्ली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम हर जगह पे, जैसे कि सपोज कीजिए आप मोबाइल ही खरीद रहे हैं, तो आप दिल्ली में जितने का रुपये का मोबाइल खरीदेंगे वह उतने का ही यूपी में आपको मिलेगा, उतने का ही मुंबई में ही मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है रिटेलर के ऊपर कि थोड़ा बहुत आप मोल भाव करके थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन प्राइस लगभग सेम ही रहेगी। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जीएसटी के आने से क्या फ़ायदे हुए। तो हम ये सब चीज़ें समझ गए कि हम जीएसटी होता क्या है और जीएसटी के टाइप, यानी कि आप सेम स्टेट में अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहने का मतलब मैन्युफैक्चर भी वही कर रहे हैं और उसका बिक्री भी वही कर रहे हैं, मीन्स उसी राज्य में कर रहे हैं, यानी यूपी में ही मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और यूपी में भी उसकी बिक्री भी कर रहे हैं, तो आपको 2 टैक्स यानी CGST और SGST देना होगा। लेकिन वहीं आप जैसे कि दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ये कहने का मतलब है ये यूनियन टेरिटरी है, तो आपको CGST तो देना ही देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन में आता है। लेकिन SGST के जगह पे आपको UTGST यानी यूनियन टेरिटरी का GST देना पड़ेगा। और अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे इस जगह पे IGST देना होगा। मीन्स इन दोनों टैक्सेस को हटा के सेम एक ही टैक्स कर दिया गया जो कि IGST आपको देना पड़ेगा। तो ये GST के चारों टाइप्स हम चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक हमें GST क्या होता है और GST के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये चीज़ समझ। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि अगर आपको कहीं डाउट कोई बचता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट को आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो का जो बचा हुआ पार्ट है जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।